तो मित्रों, एक नए क्लास के साथ पुनः मैं आपके बीच फिर उपस्थित हो रहा हूं। पिछले क्लास में आप लोगों ने महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम से सुल्तान का थोड़ा सा सफ़र और पूर्णतः गुलाम से और एक वास्तविक सुल्तान बनने का सफ़र इल्तुतमिश की दास्तान को हम लोगों ने कल की क्लास में बिल्कुल बहुत बेहतर और सरल भाषा में आपको मैंने समझाने का प्रयास किया। आज मित्र उसी गुलाम वंश के आगे के अयोग्य और बिना काम के कह सकते हैं कि ऐसे शासक की चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल नाम क्रम में केवल शामिल हुए, कार्य उनका बिल्कुल बहुत अल्प और कम महत्व का रहा है। पर मध्यकाल में एक महिला शासिका भी आगमन हुआ है, उसके शासन को देखने की वजह से इन तमाम अयोग्य शासकों को भी पढ़ना पड़ रहा है। तो जिसमें इल्तुतमिश की जब मृत्यु हो गई तो इल्तुतमिश की मृत्यु होने के बाद दिल्ली के तुर्क अमीरों ने गद्दी पे कैसे बैठा दिया? रुकनुद्दीन फिरोज शाह को। रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाया किसने? तो इसे गद्दी पर बैठा रहे हैं दिल्ली के तुर्क अमीरों ने। दिल्ली के तुर्क अमीरों ने गद्दी पे बैठाया, दिल्ली के तुर्क अमीरों ने। मेरे मित्र, मैं अगर बताऊं तो इतिहास में 3 किंग मेकर हुए। इतिहास में किंग मेकर कितने हुए? तो इतिहास में कुल 3 किंग मेकर मिलते हैं। और किंग मेकरों की अगर मैं आपको बात बताऊं तो इतिहास के यही 3 किंग मेकर माने जाते हैं। पहले कौन माने जाते हैं? तो इतिहास का पहला किंग मेकर, राजा बनाने वाले लोग। कुछ लोग चाणक्य का भी नाम देते हैं, पर चाणक्य ने केवल चंद्रगुप्त को ही गद्दी पर बैठाया था। लेकिन पहला किंग मेकर अगर कहा जाए तो तुर्क अमीरों को, दिल्ली के तुर्क अमीर पहले किंग मेकर हैं। ये क्या है? किंग मेकर, राजा बनाने वाले लोग। इतिहास के 3 किंग मेकर, तुर्क, दिल्ली के तुर्क अमीर, दूसरे सैयद बंधु। जो सैयद बंधु थे इनको भी भारत का किंग मेकर कहा जाता है। और तीसरा किंग मेकर कौन थे? अंग्रेज। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने भारत में राजा बनाने का खेल खेला कि राजा किसे बनना है आ जाओ, सुल्तान किसे बनना है आ जाओ, और जो इनके पास आता उसे सुल्तान बनाते थे। किंग बड़ा कि किंग मेकर? तो किंग मेकर बड़ा मेरे मित्र, इसके हाथ में हर वो चाबियां रहती थी जिससे हर ताले खुल जाया करते थे। तो इतिहास के 3 इन किंग मेकर, और जिसमें एक नाम आता है किसका? दिल्ली के तुर्क अमीरों का। दिल्ली के तुर्क अमीरों ने गद्दी पे बैठा दिया किसको? रुकनुद्दीन फिरोज शाह को। और बैठाना किसको था? रजिया सुल्तान को। जुमा का दिन था, यानी शुक्रवार का दिन, नमाज का समय होता है। जुमा की नमाज का समय, दिल्ली की सभी जनता एकत्रित थी। रजिया मस्जिद के तख्त पे चढ़ करके वहां पहुंची और पहुंचने के बाद लाल वस्त्र धारण करके, ये लाल वस्त्र का कॉन्सेप्ट कैसे आ रहा है? इल्तुतमिश न्याय की व्यवस्था को बहुत बेहतर चलाया था। इल्तुतमिश ने अपने दरबार के समक्ष 2 सिंह लगवाए थे, स्थापित करवाए, और उनके गले में घंटियां टंगवाई थी। जो फरियादी व्यक्ति था उसे लाल वस्त्र पहन के आना होता था। वो लाल वस्त्र पहन के आए और सिंह के गले में लगी घंटी को बजाए, तुरंत सुल्तान उपस्थित होता था, उसे न्याय दे देता था। इसी को फास्ट ट्रैक कोर्ट भी आज कहते हैं हम लोग। जुमे के दिन जब दिल्ली की जनता मस्जिद में एकत्रित थी, रजिया पहुंची और सभी के बीच में लाल वस्त्र पहन करके और सभी से आग्रह किया कि मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्ग साथियों और मेरे बीच में उपस्थित विद्वानों, आपसे गुजारिश है कि मेरे पिताजी ने अपने वसीयत में कहा था कि गद्दी किसको मिलनी चाहिए? मेरी बिटिया को। लेकिन कुछ हमसे विरोध करने वाले हमारे बीच में षड्यंत्रकारियों ने हमारे अयोग्य भाई को बैठा दिया है। कहते हैं दिल्ली की जनता उसके शब्द को सुनकर आग बबूला हो गई और दिल्ली की जनता ने इसे गद्दी से उतारा। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली की जनता ने क्या किया? गद्दी से उतार फेंका, गद्दी से उतारा। और दिल्ली से गद्दी से उसे उतार कर किसे गद्दी पे बैठा दिया? रजिया सुल्तान को। तो आ गई कौन? रजिया सुल्तान। गद्दी पर आसीन हुई कौन? रजिया सुल्तान। 1236 से लेकर 1240 तक, 13वीं सदी के लगभग में रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठते ही इसने उपाधि धारण की उमदत उल निशवा। उमदत उल निशवा की उपाधि धारण किया किसने? रजिया सुल्तान ने। मेरे मित्र, रजिया के गद्दी पर बैठते ही लोगों में क्या हुआ? एक विरोध की और सुगबुगाहट शुरू हो गई। रजिया को गद्दी पर बैठते देख नहीं पाए। कौन? तो रजिया के प्रमुख विरोधी के रूप में शामिल हुए। और रजिया के विरोधी कौन कौन थे जिन्होंने रजिया के गद्दी पर बैठने का क्या किया? विरोध किया। इसमें शामिल कौन थे? तुर्क अमीर। दिल्ली के तुर्क अमीर शामिल थे, जिसमें कुछ नाम मैं आपको यहां बताना चाहूंगा। जैसे निजामुद्दीन जुनैदी, जो इल्तुतमिश का वजीर था, यह भी रजिया के
विरोध में है, नहीं चाहता है कि रजिया गद्दी पर आसीन हो। इसके अलावा विरोध में और कौन है? कबीर खां। कबीर खां। इसके अलावा कौन है? सलार मसूदी। सलार मसूदी। ये सभी दिल्ली के तुर्क अमीर है जो इसके विरोध में है। और इसके अलावा विरोध कौन कर रहा है? दल चालीसा, जिसका गठन किसने किया था? तो ये वफादार तुर्कों का एक संगठन था, जिसे बनाया किसने था? इल्तुतमिश ने, उसके परिवार और उसकी रक्षा के लिए 40 वफादार तुर्क सरदारों का एक संगठन था, जिसे हम लोग तुर्कान या चहलगानी या दल चालीसा के नाम से जाना जाता है। मित्रों, ये दोनों विरोध कर रहे थे किसका? रजिया का। रजिया ने क्या किया? कुछ तुर्क अमीरों की क्या करा दी? हत्या करा दी। कुछ तुर्क अमीरों की इसने क्या करा दी? हत्या करवा दी। और जब हत्या करा दी तो क्या हुआ? जुनैदी फरार हो गया और रजिया ने क्या किया? अपने पक्ष में कर लिया। अपने पक्ष में किया, प्रलोभन देकर अपने पक्ष में किया। किसको? कबीर खां को और सलार मसूद को, सलार मसूदी, सलार मसूदी को। इन दोनों को अपने पक्ष में कर लिया। और दल चालीसा को भी रजिया ने क्या किया? अपने पक्ष में किया। किसको? दल चालीसा को। इनसे कहा कि आपके पद को या आपके प्रभुत्व पर कोई आंच आने नहीं पाएगी, आप लोग वैसे ही बने रहो जैसे मेरे पिता के कार्यकाल में थे। ये सभी इसके पक्ष में आ गए। कहते हैं इसका भाई बहराम शाह ने भी विरोध किया था, रजिया ने अपने भाई को भी संतुष्ट कर लिया और रजिया पदासीन हो गई। लोगों ने उसे शासिका के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं अभी भी। हुआ क्या मेरे मित्र? कहानी यहाँ से थोड़ा सा मोड़ लेती है। और मोड़ क्या ली कि जब रजिया गद्दी पर बैठी तो रजिया ने पहले दिन दरबार में एंट्री किया। और जब रजिया ने पहले दिन दरबार में एंट्री किया तो हुआ क्या? जितने भी तुर्क अमीर थे या सरदार थे, किसी ने रजिया को रिस्पेक्ट नहीं दिया। रजिया दरबार में आई और वैसे जाके अपने गद्दी पर बैठी। कौन? रजिया सुल्तान। थोड़ा सा भी लोगों में सम्मान नहीं था। क्यों? क्योंकि इस समय महिलाओं की स्थिति इतनी बदतर लोग कर दिए थे। पुरुष महिलाओं को क्या समझते थे? जूती के नोक के बराबर। महिलाओं को बस इतना समझा जाता था कि वो घर में रहें, बच्चे पैदा करें, इसके अलावा उनके कोई अधिकार नहीं थे। बिल्कुल पशु से बदतर हालात कर दी गई थी। और ऐसे बीच में जब महिलाओं को एकदम पशु की भांति उनसे साथ व्यवहार किया जा रहा हो, उनके सारे अधिकार दब गए हों, उनकी स्वतंत्रताएं निर्बंधित हो चुकी हों, ऐसे में कोई महिला अगर गद्दी पे आसान होगी और आसीन होगी तो क्या उसके शासन को लोग बर्दाश्त कर पाएंगे? जी नहीं। उस समय भी लोग कर नहीं रहे हैं। पहले दिन दरबार में एंट्री की, किसी ने रिस्पेक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि बिल्कुल इस्लाम के लिबास को पहन करके प्रवेश किया, सब के सब बैठे रह गए। यानी रजिया आई हिजाब वगैरह पहन करके और पायलों की झनकार लेते हुए जा करके बैठी गद्दी पर। लोगों ने कहा कौन जा रहे? बोले रजिया जा रही, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन वो समझ गई कि ये पुरुषों की धारणा क्या है, केवल पुरुष के प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं। रजिया ने अगला कार्य क्या किया मित्र? ये देखते ही समझ गई रजिया कि इनके दिमाग में लातों के देवता बातों से नहीं मानते हैं। रजिया ने अपने रुख को बदला। और बदला क्या? रजिया ने क्या किया? महिलाओं के वस्त्र को त्याग दिया। महिलाओं के वस्त्र को उसने क्या किया? तो महिलाओं के वस्त्र को त्याग दिया। किसने? रजिया ने। और महिलाओं के वस्त्र को त्यागा और पुरुषों के वस्त्र को धारण कर लिया। किसके वस्त्र को? पुरुषों के वस्त्र को धारण किया। ये पहली बार की घटना है। वस्त्र को धारण किया किसने? रजिया ने। और क्या पहनी? कुबा। कुबा बोले तो बड़ा सा कुर्ता, एक खूब लंबा टाइप का कुर्ता। तो देखो इस्लाम के जो मौलवी काजी लोग होते हैं बड़ा बड़ा कुर्ता यहाँ तक पहनते हैं। या कुछ आप ऐतिहासिक शासकों को देखेंगे, अकबर जहांगीर वगैरह को, तो गांठ के नीचे तक का जो कुर्ता, एक लंबा चौड़ा इसने क्या पहना? कुबा यानी कुर्ता। और दूसरा कुलाह, यानी कुलाह बोले तो पगड़ी, सर में बांधी पगड़ी और पहनी कुर्ता और दबंग का चश्मा लगा के एंट्री मारी अब की बार। और दरबार में जैसी आई, लोग बिना कहे अपने स्थान से उठ करके जहां पनाह की जय हो, सुल्तान की जय हो कहने लगे। रजिया समझ गई कि तुम ऐसे सुधरने वाले नहीं हो। अब कुछ जो इस्लाम के पुराने परंपरा को मानने वाले लोग थे, उन्होंने इस्लाम की मुस्लिम महिलाओं को इस पोशाक में देखा, उनको बर्दाश्त ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा लाहौल बिला कुव्वत, ये तो नहीं हो पाएगा। उन्होंने विरोध करने का प्रयास किया। रजिया ने कहा कि सही से चाचा दरबार में बैठो, अन्यथा सर कलम कर दिया जाएगा। आज से हुकूमत मेरी चलेगी, आपकी नहीं। और रजिया ने क्या किया? तुर्कों ने बड़ी समस्या किया था। रजिया ने पहला काम क्या किया? अपने दरबार में रजिया ने जो दरबार लगाना शुरू किया, तो रजिया ने दरबार में
तुर्कों के प्रभुत्व को कम किया, तुर्कों के प्रभुत्व को क्या किया, कम कर दिया, यानी दरबार में कम तुर्कों को शामिल किया। और इसने क्या किया, रजिया ने अपने दरबार में गैर तुर्कों के प्रभुत्व को बढ़ाया। ये सवाल है, ध्यान में रखना, गैर तुर्कों के प्रभुत्व यानी प्रभाव को रजिया ने क्या किया, बढ़ाया। और रजिया ने इतना ही नहीं किया, रजिया ने क्या किया, कुछ विश्वास पात्रों को अपने साम्राज्य में शामिल भी किया, अपने प्रशासन का अंग बनाया। और वो कौन कौन विश्वास पात्र थे जो रजिया के एक इशारे पर किसी का भी सर कलम करने को तैयार थे। बस रजिया का एकमात्र इशारा उनके लिए पर्याप्त था। उन सरदारों को जानने से पहले आपको एक दो चीजें जानना होगा कि मध्यकाल की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी। पहली महिला मुस्लिम शासिका, तो पहली महिला मुस्लिम शासिका थी आपकी रजिया सुल्तान। और मध्यकाल की अंतिम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी, तो मेरे मित्र रजिया सुल्तान। रजिया ने अपने दरबार में गैर तुर्कों का प्रभुत्व बढ़ाया। रजिया ने और किसका प्रभुत्व बढ़ाया, अपने समर्थकों का। तो रजिया ने 3 प्रमुख समर्थक, यानी रजिया ने क्या किया, पद का बंटवारा किया, या कह सकते हैं पदों को विभाजित किया, पदों को बांटा 3 प्रमुख सरदारों में, 3 सरदारों में इस पदों को क्या किया, विभाजित किया। जो योग्य 3 प्रमुख सरदार थे उनमें पहला नाम आता है एतगीन का। एतगीन जो रजिया का वफादार सरदार बना। एतगीन ने रजिया को पहले, यानी रजिया ने एतगीन को पहले अमीर हाजिब का पद दिया, अमीर ए हाजिब का पद दिया। और बाद में मेरे मित्र अमीर हाजिब के पद के बाद इसे क्या बना दिया, रजिया ने सूबेदार बनाया। इसके कार्य और लगन को देखते हुए कहाँ का सूबेदार बना दिया, बदायूं का, जहाँ का सूबेदार कौन होता था, इल्तुतमिश। एक वफादार सरदार आ गया। दूसरा मेरे मित्र वफादार सरदार कौन था, कबीर खां। कबीर खां, रजिया ने कबीर खां को भी क्या बनाया, सूबेदार बनाया। और कहाँ की सूबेदारी से दी, लाहौर की। तो आपको याद होना चाहिए लाहौर में किसका मकबरा है, कुतुबुद्दीन ऐबक का। और लाहौर किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। तीसरा वफादार सुल्तान कौन था, अल-तुनिया। अल-तुनिया, और अल-तुनिया को इसने सूबेदार बनाया। कहाँ का, तो इसे सूबेदार बनाया ताबर हिंद का। ताबर हिंद, या कहीं कहीं नाम मिलेगा भटिंडा। ताबर हिंद या भटिंडा का, ये क्षेत्र कहाँ है, पंजाब में। यहाँ का सूबेदार बनाया। ये 3 प्रमुख सूबेदार किसके, रजिया के, एतगीन, कबीर खां और अल-तुनिया। एतगीन को कहाँ का सूबेदार, बदायूं का। कबीर खां को लाहौर का। अल-तुनिया को ताबर हिंद या भटिंडा का। और कहानी अब मोड़ लेती है। रजिया ने जब क्या किया, अपने मनमाफिक अपने प्रशासन में अपने लोगों को, अपने समर्थकों को शामिल शुरू किया, तो तुर्कों को बिल्कुल मिर्ची टाइप की लगी और जेलसी बढ़ी। रजिया चाहती भी यही थी। और अब मोड़ कहानी क्या ली मित्र, कि रजिया ने जब एक महत्वपूर्ण पद तुर्कों को, उस यानी जिस पद पर अभी तक प्रभुत्व किसका था, तुर्कों का, रजिया ने उस पद से तुर्कों के प्रभुत्व को जैसे हटाया, पूरे दिल्ली में सुगबुगाहट फैल गई। और इतनी खतरनाक सुगबुगाहट फैली कि इतिहास की परिघटनाओं में उस कहानी को आज तक भूला ही नहीं जा रहा है। वो कौन सी ऐसी परिघटनाएं थी मेरे मित्र, रजिया ने क्या किया, रजिया ने सर्वप्रथम क्या किया, अमीर ए आखूर का पद, किसका पद, अमीर ए आखूर का पद। अमीर ए आखूर का मतलब शाही अश्वशाला, शाही अश्वशाला का प्रधान, यानी जो सुल्तान की सेवा में जो घोड़े प्रयोग में लाए जाते थे। अमीर याखूर का पद रजिया ने क्या किया, सर्वप्रथम गैर तुर्की सरदारों को दे दिया। यानी स्वाभाविक है ये पद अभी तक किसको दिया जाता था, तुर्की सरदारों को। इसने क्या किया, सर्वप्रथम गैर तुर्की सरदार को दिया, गैर तुर्की सरदार को दिया। कौन सा पद दिया मेरे मित्र, तो अमीर आखूर का। और वो कौन सा गैर तुर्की सरदार था जिसे अमीर आखूर का पद दिया गया, उसका नाम था जमालुद्दीन याकूत। जमालुद्दीन याकूत, आप याद रख सकते हैं याकूत के नाम से, जमालुद्दीन याकूत। ये कहाँ का था मित्र, अबिसीनिया का सरदार था।
अबिसीनिया का सरदार था। भारत में नौकरी की खोज में आया था। अबिसीनिया बोले तो दक्षिण अफ्रीका। कहाँ का? दक्षिण अफ्रीका का। नौकरी की खोज में भारत आया था और भारत में रजिया के काल में उसे कौन सा पद मिल गया? अमीर आखुर का। तुर्कों को तो बिल्कुल अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो तो बिल्कुल षड्यंत्र में एकदम लिप्त हो गए कि किस तरह से हम रजिया को समाप्त कर दें, क्योंकि पद किसको मिल गया? गैर तुर्की सरदार, जिसका नाम क्या है? याकूत। और याकूत को पद मिलते ही यहाँ से कहानी मोड़ ली, और मोड़ क्या ली कि मेरे मित्र, दिल्ली के तुर्क अमीरों ने रजिया को बदनाम करने की ठान ली। और रजिया को बदनाम करने की ठाना किसने? दिल्ली के तुर्क अमीरों ने। और इस बदनाम करने के चक्कर में उन्होंने किया क्या कि दिल्ली के तुर्क अमीरों ने एक अफवाह फैला दी। वो क्या? क्योंकि रजिया अगर कहीं भी यात्रा पे जाती या कहीं पर अपने साम्राज्य का वो दौड़ा करती तो उसे घोड़े पर बैठाता कौन था? तो उसे कंधे का टेक देकर घोड़े पर बैठाता था कौन? याकूत। इन घटनाओं को देख करके दिल्ली के तुर्क अमीरों ने अफवाह क्या फैला दी कि रजिया को मोहब्बत हो गया है किससे? याकूत से। यानी रजिया ने दिल दे दिया किसको? याकूत को। याकूत एक जो वफादार सरदार था, उसे खबर ही नहीं कि मलिका ए जहां को मोहब्बत हो गई है हमसे। पर ये पूरे दिल्ली के गलियों में ये बात फैल गई, और गलियों तक सीमित होती तो शायद कहानी अलग मोड़ ना लेती। ये बातें कहाँ तक चली गई? तो रजिया के एक पुराने आशिक अल्तुनिया को जब इसने ताबर हिंद या भटिंडा का सूबेदार बनाया, तो अल्तुनिया ने उसी वक्त अपने मन में ख्याल लाया था कि अगर अल्लाह का रहमो करम हुआ तो मैं रजिया को अपनी बेगम के रूप में देखना चाहता हूँ। ये खबर जब लगी किसको? इस मोहब्बत की, बेपनाह मोहब्बत की खबर पाया अल्तुनिया, तो अल्तुनिया को लगा कि उसके सीने अभी फट जाएंगे, और दर्द भरी तकलीफ़ों को लेकर के वो मुलाकात किया किससे? यतगीन से। जिन वफादार सरदारों को रजिया ने पद दिए थे, उन्हीं वफादार सरदारों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और ये कौन सा विद्रोह हुआ? इसे कहते हैं त्रिगुट विद्रोह। कौन सा विद्रोह कहा जाता है? त्रिगुट विद्रोह। तो रजिया के समय में कौन से विद्रोह हुए? त्रिगुट विद्रोह। और त्रिगुट विद्रोहियों में पहला कौन है? कबीर खां। पहला कौन सा विद्रोही था? कबीर खां। और दूसरा विद्रोही कौन है? तो दूसरा विद्रोही था अल्तुनिया। और तीसरा विद्रोही कौन था मेरे मित्र? तो तीसरा विद्रोही है यतगीन। कबीर खां, जिसको भी मैंने बताया लाहौर का सूबेदार था, और अल्तुनिया, तीसरा यतगीन। इन तीनों विद्रोहियों का नेता किसे बनाया गया? लीडरशिप किसे मिली? यतगीन को। नेता आप जानते ही हो, नेता वही जो बाद में पहुंचे। यतगीन ने कहा, ये तीनों ने अपने दर्द को बताया। बोला, मालिक अब हम लोग सुल्ताना के लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि एक विदेश से आया हुआ चंद टुकड़े का सरदार, उसे इतना बड़ा पद दे दिया गया, और इतना बड़ा पद दे दिया गया, इससे इन लोगों को क्या हुआ? बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। कहा जाता है मेरे मित्र कि अल्तुनिया ने जो समस्या बताई, यतगीन बुद्धि का प्रबल था, ये दोनों बुद्धि के पैदल थे। यतगीन नेता बना, और यतगीन ने सलाह दिया, देखो रजिया के खिलाफ पहला विद्रोह कौन करेगा? कबीर खां। अल्तुनिया ने कहा, मालिक उसके बाद? कहा तुम करोगे। कहा उसके बाद? कहा हम नेता हैं, पर बाद में देखेंगे। नेता कभी आगे नहीं जाता है, और हुआ भी यही। कबीर खां ने पहला विद्रोह किया। पहला विद्रोह 1240 के लगभग में किसने किया? कबीर खां ने। और कहा जाता है इसके विद्रोह को रजिया ने क्या कर दिया? शांत किया। याकूत के साथ पहुंचकर विद्रोह को शांत किया, और इसके साथ ही क्या किया? कबीर खां से सूबेदारी छीन ली। सूबेदारी क्या लिया? छीन लिया। कहाँ की? लाहौर की। यतगीन ने कहा था कि दूसरा विद्रोह कौन करेगा? तो दूसरा विद्रोह करेगा अल्तुनिया। और दूसरा विद्रोह किसने किया? तो दूसरा विद्रोह किया अल्तुनिया ने। इस विद्रोह को शांत करने के लिए कौन आ रहा है? तो इस विद्रोह को शांत करने के लिए रजिया और याकूत आए। कौन आए? रजिया और याकूत। अल्तुनिया एक योग्य और कुशल सेनापति हुआ करता था। उसने क्या किया? रजिया और याकूत की सेना को चारों खाने चित कर दिए, और कहा जाता है कि अल्तुनिया ने रजिया याकूत की क्या करा दी? हत्या करा दी। अल्तुनिया ने याकूत की हत्या करवा दी, और रजिया को क्या कर दिया? कैद कर दिया, यानी बंदी बना लिया। सवाल यही बनता है कि रजिया को बंदी कहाँ बनाया गया? ताबर हिंद के किले में। ये सवाल ध्यान में रखना मित्र, ये पूछा गया है। ताबर हिंद के किले में किसने बंदी बना लिया? अल्तुनिया ने।
रजिया को बंदी बनाया किसने? अल्तुनिया ने, ताबर हिंद के किले में। ताबर हिंद का किला कहाँ है? पंजाब में। रजिया के सामने दो शर्त रखी, किसने? अल्तुनिया ने। इधर रजिया जेल गई, उधर दिल्ली की गद्दी खाली हुई, उधर दिल्ली के गद्दी पर फिर तुर्क अमीरों ने किसे बैठा दिया? बहराम शाह को। बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया गया और इधर रजिया को जेल में। रजिया के समक्ष रजिया ने जेल से छूटने के लिए अल्तुनिया से कहा कि मुझे छोड़ दिया जाए। अल्तुनिया ने कहा दो शर्त है सुल्ताना। पहली शर्त क्या है? कि हमें आपसे मोहब्बत हो गया है। रजिया ने कहा मंजूर है। कहा पर हम शादी करना चाहते। कहा अरे भाई कर लो ना, क्या दिक्कत है। तो रजिया का अल्तुनिया से ये विवाह हो गया, इसे राजनैतिक विवाह भी कह सकते हैं। दूसरी शर्त रखा अल्तुनिया ने कि हम आपको अगर छोड़ेंगे और आप पुनः दिल्ली सल्तनत को प्राप्त करती हैं तो उसका मालिक हम बनेंगे। रजिया ने दोनों शर्त को मान ली और छोड़ दिया। किसने? अल्तुनिया ने। हुआ क्या? आखिर में कहानी मेरे मित्र मोड़ लेती है कि इधर रजिया और अल्तुनिया, रजिया व अल्तुनिया की संयुक्त सेना क्या हुई? पराजित हुई। किससे पराजित हुई? बहराम शाह की सेना से। बहराम शाह उधर गद्दी पे बैठ गया, बहराम शाह की सेना से दोनों पराजित हो गए और इस प्रकार कहते हैं रजिया और अल्तुनिया की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। कहाँ पर? कैथल में। कैथल कहाँ है? हरियाणा में है मेरे मित्र। कहाँ पर? हरियाणा में। और हत्या किसने की? खोखरों व जाटों ने। खोखरों व जाटों ने। खोखरों व जाटों ने। इन्होंने कई लोगों को मारा है, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश और रजिया। तो इस प्रकार रजिया की हत्या कर दी गई कैथल हरियाणा में। रजिया को दफनाया भी कहाँ गया? कैथल हरियाणा में। और आज रजिया का मकबरा कहाँ है? हरियाणा में। तो रजिया का दास्तान था जो बिल्कुल क्या हो गया? समाप्त हो गया। और रजिया के इधर जेल में बंद होते ही गद्दी पे कौन सुल्तान आ गया है? बहराम शाह। तो अगला शासक शुरू होता है मेरे मित्र। एक और नालायक और अयोग्य पुत्र है किसका? इल्तुतमिश का, जिसका नाम है बहराम शाह। और रजिया के बारे में कहा जाता है यह योग्य पिता की योग्य पुत्री थी। कौन? रजिया सुल्तान। गद्दी पे मित्र अगला शासक बैठा कौन? बहराम शाह। बहराम शाह। इन सब के बारे में विशेष जानकारी नहीं है। 1240 से लेकर 1242 तक मित्र एतगीन जीवित बचा है। एतगीन ने जब देखा कि अल्तुनिया ने रजिया को पराजित कर दिया, इधर एतगीन आके मिल लिया किससे? बहराम शाह से। और बहराम शाह को गद्दी पे बैठाया, पर शर्त रखा। बहराम शाह से कहा कि भाई देखो, तुझे मैं सुल्तान के पद पर इसलिए मैं समर्थन करूंगा या करूंगा तभी मैं सुल्तान का समर्थन या आपके गद्दी पर बैठने का समर्थन, जब आप अपनी पूरी पावर मुझे दे दो। बहराम शाह ने कहा भाई गद्दी तो बैठाओ यार, पावर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हुआ क्या कि बहराम शाह, पहले तो बात करें कैसा शासक था? अयोग्य शासक था, अयोग्य और रक्त पिपासु शासक था। और इसने क्या किया? सर्वप्रथम मेरे मित्र, सर्वप्रथम किसने? बहराम शाह ने नायब ए मुमलिकात का पद गठित किया। नायब ए मुमलिकात, नायब ए मुमलिकात पद का गठन किया। और यह पद पहली बार, नायब ए मुमलिकात का पद पहली बार किसे मिला? तो पहली बार यह पद एतगीन को दिया गया। एतगीन को दिया गया। यानी बहराम शाह के काल में सत्ता के 3 दावेदार हो गए। सत्ता के कितने दावेदार? 3 दावेदार। अभी तक सत्ता का जो मुख्य दावेदार होता था वो सुल्तान होता था, अभी भी सुल्तान है। पर उसके पहले, नायब पद आने के पहले, सत्ता का दूसरा जो सूबेदार होता था वो वजीर होता था। पर इसने क्या किया? वजीर को डिमोशन कर दिया और दूसरा ओहदा किसका आ गया? नायब का। तो सुल्तान के बाद कौन? नायब। और नायब के बाद किसे कर दिया? वजीर को कर दिया। और अंत में कहते हैं बहराम शाह बड़ा दुखी हो गया। किससे? एतगीन से। तो बहराम शाह ने क्या किया? हत्या करवा दी। किसकी? एतगीन की हत्या करवा दी। और कहते हैं बहराम शाह की हत्या किसने करवा दी? तो बहराम शाह की हत्या करवा दी किसने? इसके वजीर ने। इसके वजीर ने क्या किया? बहराम शाह की हत्या करा दी। और अगला शासक गद्दी पे बैठा जिसका नाम क्या है? अलाउद्दीन मसूद शाह। पर इसके काल की एक घटना और हुई। इसके शासन काल में ही, शासन के आखिरी लास्ट वर्षों के करीब क्या हुआ कि भारत में पहला मंगोल आक्रमण हो गया। ये बिल्कुल ध्यान में रखना। भारत पर पहला मंगोल आक्रमण किसके काल में? इल्तुतमिश के काल में मेरे मित्रों, याद रखना, भूलना मत। पर यह भारत में हो रहा है, वो भारत पर है, ये भारत में। तो भारत में मंगोलों का पहला आक्रमण, मंगोलों का पहला अटैक हुआ
और ये पहला अटैक किसके काल में हुआ? बहराम शाह के काल में 1241 ईस्वी में। और इसके बाद इसकी क्या हो गई? हत्या करवा दिया 1242 में। इसके बाद गद्दी पे किसे बैठाया गया? तो अगला शासक गुलाम वंश का आता है जिसका नाम है अलाउद्दीन मसूद शाह। ये सभी अयोग्य और कमज़ोर बादशाह हैं जो अपने इतिहास को धूमिल कर रहे हैं। मेरे मित्र, गद्दी पे कौन बैठा? अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह गद्दी पर बैठा। मसूद शाह यह गद्दी पर बैठा 1242 से लेकर 1246 तक। यह भी कैसा शासक था? अयोग्य शासक था। इसे भी गद्दी पे किसने बैठाया? तुर्क अमीरों ने। इसके काल में कहते हैं कि अलाउद्दीन मसूद शाह के काल में राजनैतिक उदय माना जाता है। किसका राजनैतिक उदय हो रहा है मेरे मित्र? तो एक सबसे खूंखार सुल्तान गयासुद्दीन बलबन। तो बलबन का राजनीतिक उदय किसके काल में माना जाता है? अलाउद्दीन मसूद शाह के काल में। क्योंकि इसी काल में क्या हुआ था? भारत में मंगोलों का दूसरा आक्रमण। भारत में मंगोलों का दूसरा आक्रमण किसके काल में हुआ था? मंगोलों का दूसरा अटैक हुआ। और ये मेरे मित्र, ये दूसरा अटैक कहाँ कब हुआ था? 1245 पर। और इन मंगोलों ने क्या किया था? कच्छ पर अधिकार कर लिया था। कहां पर? कच्छ पर अधिकार कर लिया, जो कहां है? गुजरात में। और इन मंगोलों को भारत से भगाया किसने? तो इसे मंगोलों को भारत से भगाया या खदेड़ा किसने? बलबन ने। और ये खबर सुनकर बड़ा खुश हो गया कौन? अलाउद्दीन मसूद शाह। इसलिए अलाउद्दीन मसूद शाह ने अमीर ए हाजिब का पद, अमीर ए हाजिब का पद दिया। अमीर ए हाजिब का पद किसको दिया? बलबन को। यहीं से बलबन के जीवन की आरंभिक कहानी हो जाती है। बस इसके बारे में इतनी ही जानकारी। अयोग्य शासक था, मंगोलों का दूसरा आक्रमण हुआ और यहीं से राजनीतिक उदय हुआ किसका मित्र? बलबन का। इसकी भी 1246 में क्या कर दी गई? हत्या। और इसके बाद गद्दी पर जो बैठा वो आखिरी शासक किस वंश का? शमसी वंश का आ रहा है। आखिरी शासक, पहला शासक कौन माना गया? इल्तुतमिश। किस वंश का? शमसी वंश का। तो आखिरी शासक जो हुआ नासिरुद्दीन महमूद। कौन आ रहा है मेरे मित्र? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठा। और ये गद्दी पर बैठा 1246 से लेकर के 1265 तक। मेरे मित्र, शमसी वंश का पहली जानकारी है, शमसी वंश का अंतिम शासक है। शमसी वंश का अंतिम सुल्तान है कौन? नासिरुद्दीन महमूद। और पहला सुल्तान है आपका कौन? इल्तुतमिश। ये गद्दी पर नहीं बैठना चाहता था भाई। ये इसका पूरा जीवन संत का था। एक संत स्वभाव का सुल्तान था ये। किस स्वभाव का? संत स्वभाव का सुल्तान था। संत स्वभाव का सुल्तान था। लोगों ने जबरन इसको गद्दी पे बैठाई। इसके पहले अपना जीविका कैसे यापन करता था मेरे मित्र? इसके पहले ये कुरान की नकल लिखकर और उसे बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन करता था। यानी कैसे जीविका चलाता? तो ये अपनी जीविका चलाता था। इसके जीविका का आधार क्या था? तो इसके जीविका का आधार था कुरान की नकल लिखना। कुरान की नकल लिखना और फिर उसको बाजार में बेचना। ये इसके जीवन का क्या था? आधार था। इसे पूर्ण आत्मसमर्पण पूर्ण सुल्तान कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आत्मसमर्पण पूर्ण सुल्तान कहा जाता है। आत्मसमर्पण पूर्ण सुल्तान इसे किसने कहा? तो आर के त्रिपाठी साहब ने, एक इतिहासकार है आर के त्रिपाठी, उन्होंने इसे आत्मसमर्पण पूर्ण सुल्तान कहा। इतना ज्यादा यह समर्पित था मेरे भाई कि बिना तुर्कों की इजाजत के ये पानी भी नहीं पीता था। बिना जब तक उनकी इजाजत नहीं मिलती थी, इतना ज्यादा समर्पित हुआ। और कहा जाता है इसी के काल में इसने अपना नायब किसे बनाया था? तो नासिरुद्दीन महमूद से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। अपनी पुत्री का विवाह किया। नासिरुद्दीन महमूद से अपनी पुत्री का विवाह किसने किया? बलबन ने किया। बलबन ने किया। नासिरुद्दीन महमूद से अपनी पुत्री का विवाह किसने कर दिया? बलबन ने। और ये बलबन का क्या हो गया? तो ये बलबन का बन गया ससुर। और मेरे मित्र, यहीं तक कि नहीं, कहा जाता है नायब पद किसे मिल गया? तो इसने नायब पद भी दे दिया किसको? बलबन को। और बलबन ने देखा कि ये बिल्कुल किसी काम का सुल्तान नहीं है। दिल्ली में आतंक फैल रहा है, तुर्कों का प्रभुत्व बढ़ चुका है
और हिंदू शासक भी अपने प्रभुत्व को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पर कोई योग्य सुल्तान नहीं रह गया। बलबन ने इस स्थिति का पूर्ण फायदा उठाया, और पूर्ण फायदा उठाकर उसने क्या किया बलबन ने, मेरे मित्र, कि बलबन ने क्या किया, नासिरुद्दीन महमूद को विष दे दिया। विष देकर हत्या कर दी, देकर हत्या करवा दी। किसने? गयासुद्दीन बलबन ने। और इस तरह क्या हुआ, शमसी वंश का पूरा समापन हो गया। बलबन ने इसके काल में ही नायब पद स्वयं अपने पास ले लिया। अमीर हाजी अपने भाई किसलू खां को दे दिया, और जितने बलबन के रिश्तेदार थे सभी को महत्वपूर्ण पद बलबन दे करके अपने पक्ष में कर लिया। और बलबन ने पहला काम क्या किया, जो तुर्क विरोधी थे उनका दमन किया, हिंदू शासकों को विस्तार को रोका, और मंगोल आक्रमण से भारत की रक्षा की। और इस तरह से ये गद्दी अब किसके पास आ गई, तो आ गई गयासुद्दीन बलबन के पास। मेरे मित्र, अगला इतिहास जो हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में वो होगा आपका कौन, गयासुद्दीन बलबन। जी हाँ, थोड़ा सुनिएगा इसके बारे में। एक समाज का सताया हुआ एक ऐसा इंसान जिसे लोग तवज्जो नहीं दे रहे थे, जिसे दर दर की ठोकरें खाना पड़ा, जो जहां बैठता लोग उसका तिरस्कार करते, आज अल्लाह का रहमो करम ऐसा हुआ है कि उसे गद्दी आसीन हुई है। और मेरे मित्र, कहते हैं ना, जब दिन अच्छे हो जाएं तो हर चीज़ का बदला लेना मुनासिब समझा जाता है। जो आज आपके साथ बैठने को तैयार नहीं हैं, ये आपकी सफलता पर आपके साथ बैठने नहीं, आपसे समय मांगेंगे। जो आज आपको समय नहीं दे रहे हैं, ये आपसे समय लेंगे। मेरे मित्र, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल एक सबसे क्रूर और सबसे कठोर शासन की नीतियों को प्रणीत करने वाले गयासुद्दीन बलबन की वीर गाथाओं को, और उसके सत्ताच्युत होने के बाद किस तरह उसने तुर्की प्रभुत्व को चेतावनी दी, किस तरह दिल्ली साम्राज्य में एक नए सुधार की आयाम की ज्वाला उठाई उसने बलबन, ये सारी कहानियां हम लोग कल की क्लास में रखते हैं मित्रों। तो आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।